चलिए, एनपीओ का 4th क्लास है आज अपना। फर्स्ट 3 क्लासेस को यूट्यूब और ऐप दोनों पे अपलोड किया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग ऐप और यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं, जो लाइव कर रहे हैं उनका तो ठीक है, पर जो यूट्यूब और ऐप से क्लास कर रहे हैं, जब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम दिया जाता है तो प्लीज क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करिएगा। वीडियो को आगे बढ़ा के स्किप करके सीधे सोल्यूशन तक मत आइएगा, क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 18 आप लोगों का होमवर्क था, पहले 18 को डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ विल द फॉलोइंग बी शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 में आपको एक स्पोर्ट्स क्लब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। बेसिकली आपको केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट ही दिया है और कुछ बैलेंस शीट आइटम आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि इन सारे आइटम को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाओगे। एक एक आइटम पढ़ते हैं। सबसे पहला, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। 20,000 रुपीज का स्टॉक था स्पोर्ट्स मटेरियल का, आपने उसको 26 में सेल किया है। 20,000 के स्टॉक को आपने 26 में सेल किया है। क्लियरली समझ में आता है 6,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट है। अगर पेमेंट साइड का बात करें, रिसिप्ट एंड पेमेंट, अब आप ये समझिए, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, मतलब आपको 26,000 रुपीज का कैश फ्लो आया है, आपके पास आया है 26,000 रुपीज। अगर पेमेंट साइड का बात करें तो आपने 61,000 रुपीज अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है और 10,000 रुपीज का कैश में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है। मतलब टोटल पेमेंट इज ₹71,000। टोटल आपने स्पोर्ट्स गुड के लिए इस साल 71,000 रुपीज पेमेंट किया। टोटल पेमेंट है, ये परचेज नहीं है, पेमेंट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया है, 31 मार्च 2017 में, दैट इज ईयर के स्टार्टिंग में, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 20,000 का है और क्रेडिटर जो कि आपका लाइबिलिटी है उसका ओपनिंग बैलेंस 7,000 रुपीज है। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपको 7,000 रुपए क्रेडिटर्स को देने हैं और आपके पास 20,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर है। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है। ईयर एंड में आपके पास 25,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है और 15,000 रुपीज के क्रेडिटर्स है जिनको आपको पैसे देने हैं। अपने को क्वेश्चन में सिंपल पूछा है कि आप इन सारे आइटम को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करोगे। अब एक देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट तो आपको बना के दिया है, मतलब आपको 2 चीजों के बारे में बताना है कि इन सारे आइटम को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे और उनके बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे। अच्छा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 18, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18। जिन लोग क्वेश्चन कर चुके हैं प्लीज साथ साथ सोल्यूशन टैली करिए, नहीं किए तो कोई ऑप्शन नहीं, आप लोग करिए साथ साथ में, ठीक है। सबसे पहला हम लोग एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर आपको इन सारे आइटम्स को दिखाना है। सॉल्यूशन हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे, वैल्यूज को यहाँ पे केवल पुट कर देंगे। तो दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 31st March 2018, for the year ended 31st March 2018। और सीधा 2 बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लेते हैं क्योंकि अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। तो 2 साल का ये बैलेंस शीट बनाते हैं। आप एक बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि सारे आइटम का पूछा है तो लॉजिकली अपने को 2 बैलेंस शीट बनाना चाहिए। तो एक हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, दिस इज बैलेंस शीट पिछले साल का, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ये बहुत सिंपल होने वाला है और ये सारे एक्सट्रैक्ट है, टैली नहीं होगा आपका बैलेंस शीट ये, क्योंकि इतना कम आइटम में कैसे तो बैलेंस शीट टैली होगा। और फिर है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो आपको 2 साल का बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग बेसिकली पिछले साल का इस साल का, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन सारे आइटम्स को कैसे दिखाया जाएगा ये आपको करके बताना है। अब इन सब फिगर्स को प्लॉट करने के पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 में हम लोग एक क्रेडिटर का लेजर बनेंगे जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। कोई अगर आप लोग को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग सबसे पहला फर्स्ट 3 क्लासेस को करो, वरना आप लोग को इन क्लासेस को ये नहीं समझ में आएगा। आपको फर्स्ट 3 क्लासेस जरूर से अटेंड करिए। कोई क्वेरी होता है तो आप लोग को नीचे नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप लोग अपना क्वेरीज को पोस्ट कर दीजिएगा।
कोशिश करेगा हम जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने का। जो लाइव कर रहे हैं आप लोग डाउट अभी पूछ सकते हैं, और जो लोग लाइव नहीं कर रहे वो लोग अपना क्वेरी को नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं, हम आप लोग का डाउट रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा, क्रेडिटर क्योंकि लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ये आपका क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है। कितना है ओपनिंग बैलेंस, 7,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है। और फिर हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, और सॉरी क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का दिया हुआ है 15,000 रुपीज का, तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं। अच्छा, आगे यहां पर आपको दिया हुआ है कि हम लोगों ने क्रेडिटर को 61,000 रुपीज का पेमेंट किया है। जर्नल एंट्री क्रेडिटर टू कैश, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्या आएगा, टू कैश 61,000। अब आप अगर यहां पर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका आप लेजर बेसिकली बना रहे हो। अब क्योंकि देखिए इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, और वो बैलेंसिंग क्या होगा ये आप लोग को बताने हैं। 61 + 15 दैट इज 76, प्लीज सोच के बताइए। तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना बच रहा है, 69,000 रुपीज। 69,000 रुपीज इज योर बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या है, परचेज है, ये एग्जैक्टली ये परचेज है, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ध्यान रखिएगा ये परचेज हमारा क्रेडिट परचेज है, क्रेडिटर के अकाउंट में अगर परचेज आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग को इसको समझने में याद रखने में कोई दिक्कत है तो आप लोग फिलहाल के लिए एक बार इसका एक जर्नल एंट्री भी लिख के रखिए कि यह कैसे आया। ये आया होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से, ये इसका लेजर पोस्टिंग है, क्रेडिटर्स टू कैश, और ये कहां से आया होगा, परचेज टू क्रेडिटर। परचेज टू क्रेडिटर से आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने को क्रेडिट परचेज मिल चुका है तो अपने यहां पर एक ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा टोटल परचेज कितना होगा। सर क्रेडिट में हम लोगों ने 69,000 का खरीदा, और कैश में हम लोगों ने 10,000 का खरीदा था, मतलब टोटल आप बोल सकते हो कि आपका इस साल का परचेज 79,000 रुपीज का है। दिस इज योर टोटल परचेज फॉर द ईयर, इतना आपने पूरे साल भर में परचेज किया हुआ है। अब अपने को निकालना क्या होता है यहां से, कंजम्पशन, कि आपका इस साल का स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन कितना है। इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं पिछले सारे सम्स में, स्टेटमेंट शोइंग कंजम्पशन, स्टेटमेंट शोइंग कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेटमेंट शोइंग कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये आएगा कैसे, सेम ओपनिंग परचेज क्लोजिंग, लेकिन यहां पर एक एडिशनल आइटम है और वो है सेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सोचना है कि सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था, ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था स्पोर्ट्स मटेरियल का। द आंसर इज 20,000, तो आप इसको लिख लीजिए। आपका ये जो स्टॉक है ये क्या चीज से बड़ा होगा, सर जो हमने परचेज किया। हमने परचेज कितने का कर रखा है, टोटल 79, तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं। ये फिगर कहां से आ रहा है, वर्किंग नोट 1 से आ रहा है। सर अभी केवल क्लोजिंग नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ सेल भी किया है, तो सेल जो किया है वो आप इससे माइनस कर दीजिए। आज अगर हम आपको पूछे कि आपके पास कितने का स्टॉक है तो आप क्या बोलेगा, 99,000 रुपीज का स्टॉक है। तो क्या आपने सारे सब पढ़ा है क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, नहीं, कुछ आपने इसको सेल भी किया है। सर कितने का सेल किया है, 20,000 रुपीज का सेल किया है। सर 26 में सेल किया, लेकिन कितने का सेल किया है, 20,000। तो आपको क्योंकि देखिए सारा फिगर कॉस्ट में मेंटेन हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन करते हैं, परचेस कॉस्ट प्राइस पे, तो सेल्स भी आपको कॉस्ट प्राइस ही माइनस करना पड़ेगा। 26 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, जब सारा आइटम कॉस्ट पे मेंटेन है तो आप 20 माइनस करिए, 26 नहीं। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक है। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का,
25,000 रुपीज का कुछ क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, तो उसको भी प्लॉट कर दीजिए 25, और दोनों फिगर आपका लेस हो रहा है। अब अमाउंट निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 20 प्लस 79 प्लस 20 प्लस 79 माइनस 20 माइनस 25, टोटल इज 54,000। मतलब आपका इस साल का कंजम्पशन 54 है। सर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब खा लिया ऐसा नहीं, खत्म हो गया। अब अगर स्पोर्ट्स मटेरियल में कैसे कंज्यूम होगा, मान लीजिए कोई बॉल है, बैट है, खेलते खेलते टूट गया, खो गया बॉल, पैड है, ग्लव्स है, खराब हो गया, जर्सीज है, खराब हो गया, ये सारा क्या है? कंजम्पशन। 54,000 रुपीज हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल कंज्यूम हुए। अब एक क्वेरी जनरली ऐसा आ रहा है कि सर क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम तो ये सेल इनकॉर्पोरेट हो गया होगा ना? द आंसर इज नो, नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को इसको अलग से एडजस्ट करना पड़ता है। आप इसका एक अलग से एग्जांपल लेके सोचिए ना, अगर इसमें कोई डाउट है इसको हम एक बार इलैबोरेट करते हैं। मान लीजिए आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में 10 मैंगोज है, आपने 100 और खरीदा, ठीक है, और आपने 50 सेल कर दिया, 10 आपके पास अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? आपने कितना का कंजम्पशन किया, मेरे को सोच के बताइए। कितना आता है? 110 माइनस 60 दैट इज 50। आपने 50 कंज्यूम कर लिया, खा लिया। सर ये सेल है और ये कंजम्पशन है। अब अगर मान लीजिए हम इस सेल को कैलकुलेशन में नहीं ले तो आपका कंजम्पशन कितना निकल जाएगा? सर कंजम्पशन मेरा बढ़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैंने 100 मैंगोज कंज्यूम कर लिया है, लेकिन मैंने एक्चुअली 100 मैंगोज कंज्यूम किया नहीं है। तो आपको इसीलिए सेल्स भी माइनस करना पड़ता है, ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि आपने कितने का कंजम्पशन किया है, कितना आपने यूज कर लिया। तो आई होप ये एग्जांपल क्लियर है आप लोग को। अच्छा, तो इसको एक बार इरेज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है अपने को। 54 आपका कंजम्पशन है। अब सब कुछ आ चुका है, कुछ नहीं करना, आपको केवल इनको प्लॉट करना है। इसको हम नाम दे देते हैं वर्किंग नोट 2 का। अब चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इस साल का आपका एक्सपेंस कितना है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा यहां पर एक्सपेंडिचर, अमाउंट इन रुपीज, और यहां पर आपका इनकम, अमाउंट इन रुपीज। आपका खर्चा कितना है? एक तो कंजम्पशन, 2 कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, द अमाउंट इज 54,000 रुपीज। कहां से आपको मिला ये अमाउंट? ये अमाउंट आपको मिला वर्किंग नोट 2 से। क्लियर यहां तक? अच्छा, अभी आपका देखिए कुछ इनकम भी हुआ है, सोच के बताइए इनकम क्या हुआ है। आराम से 2 मिनट का टाइम लीजिए, सोच के बताइए इनकम कितना हुआ है। सर 20 का स्टॉक हमने 26 में सेल किया, तो 6,000 का इनकम हुआ ना, तो वो आपको इनकम में डालना पड़ेगा बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सर 26,000 रुपीज में हमने सेल किया और उसका कॉस्ट 20,000 रुपीज है, मतलब 6,000 रुपये का हमने प्रॉफिट बनाया है। इसको बैलेंस वगैरह मत करिएगा, ये सब केवल एक्सट्रैक्ट है। क्लियर है? अच्छा, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में केवल ये 2 फिगर जाएंगे आपके, तो इनको प्लॉट कर दीजिए। असेट में ये आपका लाइबिलिटी है, और रुपीस ये आपका असेट है, रुपीस। सर असेट क्या है मेरे पास? एक मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल असेट है, और लाइबिलिटी क्या चीज का है? क्रेडिटर्स का। कितने का क्रेडिटर है? 7,000 रुपीज, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। और कुछ आपके पास 20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये आपके बैलेंस शीट में ऐसे दिखेगा। अब ये भी एक्सट्रैक्ट है, इसको ये कभी भी आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, केवल एक ग्लिम्स है कि ये सब आइटम कैसे दिखेगा आपके बैलेंस शीट में। अच्छा, ये वाला भी आपका एक्सट्रैक्ट ही है, और सेम ऊपर जैसा कॉपी पेस्ट ही है, कुछ इसमें फर्क नहीं है। लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज, असेट अमाउंट इन रुपीज, इसको भी प्लॉट कर दीजिए। आपके पास ईयर एंड में 25,000 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसको लिख दीजिए स्पोर्ट्स मटेरियल, 25,000 रुपीज।
और आपके पास कुछ क्रेडिटर है, ईयर एंड में वो आपका लाइबिलिटी है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड द अमाउंट इज ₹15,000। बस सम खत्म। इतना आपको करके बताना है, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर किसी का कोई कॉपी करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग के ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में सारा क्लास स्लाइड अपलोडेड है, और जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं आप लोग के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे क्लास स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे। तो कुछ अगर आपको कॉपी करना है बाद में तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 अपना होमवर्क का डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करें। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फटाफट फिर भी आप पढ़ लेते हैं। हाउ विल द फॉलोइंग आइटम बी शोन in the final accounts for the year ended 31st March 2018? सेम पहले जैसे ये आइटम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट्स में कैसे दिखने वाले हैं। हम लोगों ने कुछ पेमेंट किया है 1,40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। ये मतलब आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, इतना आपने पैसा दिया, पेमेंट किया। ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास 6,000 रुपीज का क्रेडिटर है जिसको आपको पैसे देने हैं, और 8,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ईयर एंड में आपके पास 22,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है। डेटा बहुत सिंपल है, सेम जैसा पहले के सेम आपको करना है, कुछ नया नहीं है आपको इस क्वेश्चन में, कुछ भी नया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पे वही सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इसमें हम लोग उतना डिटेल में नहीं करें क्योंकि एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो केवल एक बार नॉर्मली क्रिएटर अकाउंट बना के हम आपको शो कर दे रहे हैं। सेम ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन है सेम आपको वैसा ही करना है। क्रेडिटर्स के अमाउंट निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, और उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लॉट करना है। तो एक बार यहीं पे रफ में करते हैं। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 6,000 रुपीज का, तो बाई बैलेंस BD 6,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं, 22,000 का। सॉरी ये स्पोर्ट्स मटेरियल का है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, केवल आपको ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं दिया आपको, मतलब क्लोजिंग नहीं होगा। सर जरूरी थोड़ी ना कि क्लोजिंग बचेगा हर बार, नहीं दिया तो नहीं होगा। फिर आपने 140 का पेमेंट किया है, तो पेमेंट तो हम लोग ऊपर अभी जर्नल एंट्री सीखे थे, क्रेडिटर्स टू कैश, और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आपका, परचेज। हमने परचेज कितना किया है, 1,34,000 रुपीज का हमने इस साल स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज किया है। अब आप कंजम्पशन निकाल लीजिए। सर स्टेटमेंट शोइंग कंजम्पशन, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक कितने का आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। सर स्पोर्ट्स का ना 8,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है। फिर हमने इस साल और परचेज कितना किया, 1,34,000 का, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आया था। 1,34,000 का हमने परचेज किया है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्वेश्चन में दिया आपको 22,000 रुपीज का आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब हमने कंज्यूम कितना किया, जो कैलकुलेशन करके आएगा वो हमने कंज्यूम किया। 8,000 प्लस 134 माइनस 22,000, दैट इज 1,20,000 रुपीज का हमने इस साल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कर लिया। तो ये अमाउंट कहां पे आएगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ठीक है, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा। ये आपको बैलेंस शीट दे दिया, आपको केवल एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के इस 22,000 रुपीज को प्लॉट करना है, क्योंकि आपका असेट है। आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के ठीक इसी तरीके से असेट में 22,000 रुपीज आ जाएगा जो आप बनाओगे 31 मार्च 18 को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब जैसे यहां पे हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया था ना, आप इसको ओपनिंग भी लिख सकते हो। आप जनरली आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आपको ओपनिंग बनाना है, क्या बनाना है। आप चाहो तो इसको ओपनिंग भी लिख सकते हो, एक ही बात है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क का डिस्कशन खत्म हो चुका है, नया फ्रेश चालू कर रहे हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत सिंपल होने वाला है क्योंकि ये आप लोग क्लास 11 में पढ़कर आए हो। ये कुछ नहीं है, केवल डेप्रिसिएशन चैप्टर का एप्लीकेशन है। प्लीज आप लोग कंसंट्रेट करने का कोशिश करो।
प्लीज स्क्रीन की तरफ देखो। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। जिस तरीके से आप क्लास 11 में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़कर आए हो, ये उसी का एप्लीकेशन है। एक्चुअली डेप्रिसिएशन का ही सम है, आपको केवल डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को निकाल के बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, सब लोग स्क्रीन में देखिए। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1st of April इज ₹6,000। ईयर के स्टार्टिंग में 6,000 रुपए का आपके पास फर्नीचर था। आपने क्या किया, हाफ ऑफ दिस इज सोल्ड फॉर ₹2,000। मतलब आपने 3,000 रुपए के फर्नीचर को 2,000 में बेच दिया। सर 3,000 कैसे आया, हाफ बोला ना, तो 6,000 का आधा 3,000। कब बेचा आपने, 30 सितंबर 2017 को। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे 10% पर एनम के हिसाब से। आपको कैलकुलेट करना है, बताइए कि इस फर्नीचर को बेच के आपको नुकसान कितना हुआ। सर नुकसान तो 1,000 का दिख रहा है, नहीं 1,000 का नहीं है, थोड़ा सोचना होगा आपको। 11 का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए डेप्रिसिएशन का। 1,000 लॉस नहीं है। एंड शो हाउ द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब पहले आपको लॉस कैलकुलेट करके बताना है। सर एक काम करते हैं ना, लॉस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है डेप्रिसिएशन का मशीन का अकाउंट, फर्नीचर का फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं, सब कुछ निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 फर्नीचर अकाउंट। सर कैसे समझ में आएगा कि कब अकाउंट बनाना है कब नहीं। जब मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर आइटम का बहुत सारा ट्रांजैक्शंस आपको दिया हुआ है, फर्नीचर ओपनिंग, क्लोजिंग, खरीदे, बेचे, बेटर आप एक लेजर बना लो। लेजर से सब कुछ बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए डेबिट क्रेडिट लिख लीजिए आप लोग, बेसिक इतना, और पर्टिकुलर्स वगैरह लिख लीजिएगा, डेट वेट सब कुछ, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में 6,000 रुपए का फर्नीचर था। अब ये तो आपका ओपनिंग असेट है, असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है, तो टू बैलेंस बीडी 6,000। आपने क्या किया कि कब का बैलेंस है आपका, 1 अप्रैल 2017 का। आपने 30 सितंबर को मशीन को सेल किया, कितना, पूरा नहीं, आधा। ऑन, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन, फर्नीचर, बार बार फर्नीचर निकल रहा है, मशीन निकला है बार बार मुंह से। वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2017। वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को इस मशीन फर्नीचर का वैल्यू है 3,000 रुपीज, लेकिन ये 1 अप्रैल को तो सेल नहीं हो रहा है, सेल हो रहा है सितंबर में। चेक कर लीजिए, 30 सितंबर, माने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के बाद। तो आपको इस 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया है 10%, तो 3,000 का 10% इज 300। क्योंकि आप आधे साल के लिए केवल इसको एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, तो 150 रुपीज का डेप्रिसिएशन। जिनको नहीं समझ में आया हम इसको लिख दे रहे हैं, 3,000 रुपीज इंटू 10% इंटू 6/12। सर 6/12 क्यों किया, क्योंकि आपको बोल दिया था पर एनम, सालाना रेट, एक साल का रेट 10% है, मतलब आधे साल का 5%, या आप 6/12 जैसे भी कर सकते हो। मतलब सर मेरे इस असेट का वैल्यू सेल डेट को 2,850 रुपए, 2,850 इज द वैल्यू ऑफ असेट ऑन 30th September. This is value of asset or basically furniture on 30th September 2017। और आप इसको सेल कितने में कर रहे हो, सर 2,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं। सेल्स प्रोसीड इज ₹2,000, मतलब सर जो डिफरेंस आ रहा है ना 850 का, ये हमारा लॉस है। सर लॉस कैसे हुआ, 2,850 के एसेट को अगर आप 2,000 में बेचोगे तो 850 का लॉस ही होगा ना। अच्छा
सर ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद जर्नल एंट्री करिए। जर्नल से आपको एकदम बेटर समझ में आएगा। सर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले ना डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया। तो डेप्रीसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सर कितने का डेप्रीसिएशन आया, 150 का। और फिर आपने क्या किया, सेल कर दिया। एक बात बताइए ना, आपके पास कैश कितना आया बेच के, आराम से सोच के बताइएगा सब कोई, प्लीज सोच के बताइए कितना आया। सर हमारे पास कैश बेच के 2850 आया, सॉरी 2000, वेरी सॉरी, 2000 रुपीज हमारे पास आया है। और हमारा लॉस कितना हुआ है सर, 850 का। सर लॉस डेबिट होता है तो डेबिट में लिख दिया, टू फर्नीचर अकाउंट 2850। इज इट क्लियर? 2850 ये पूरा आपको लेजर का आप क्या करना है, इन जर्नल एंट्रीज का आपको फर्नीचर के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करना है। सर फर्नीचर में आएगा बाय डेप्रीसिएशन 30th ऑफ सितंबर को, बाय डेप्रीसिएशन, सॉरी बाय डेप्रीसिएशन 150। और सेम डेट को सेकेंड एंट्री अगर आप पोस्ट करेगा तो बाई कैश 2000, और सेम डेट को बाई लॉस ऑन सेल इज ₹850। हमेशा चेक करिएगा इन सबको ऐड करके कि ये आपका 2000 एसेट के वैल्यू जितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर 3000 का ही सेल हुआ था ना, इनको ऐड करके 3000 ही आना चाहिए। मतलब आपका आंसर, आपने 99% चांस होगा कि आपने कैलकुलेशन सही किया होगा, कि कुछ अगर यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि आपने कुछ गलती की है। नेक्स्ट सर, डेप्रीसिएशन में ईयर एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ईयर को एंड करिए। कैसे एंड करेंगे सर? डेप्रीसिएशन चार्ज करके। तो 31 मार्च को भी अपने को डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारा असेट तो सेल नहीं हुआ है, कुछ असेट अभी भी अपने पास बचा हुआ है। कितने का असेट बचा हुआ है? 3000 का असेट अभी भी बचा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3000 रुपीज के असेट पे 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सर ये 6 मंथ्स नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि आप तो इसको साल भर यूज कर रहे हो ना। तो 3000 का 10% 300 रुपीज आपको इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने केवल 3000 का ही असेट अभी तक सेल किया है। 3000 अभी भी आपके पास बचा हुआ है, तो उस पर तो डेप्रीसिएशन आएगा। सर उसके बाद ईयर एंड पे बाई बैलेंस सीडी, जो भी आपके पास बैलेंस बचा है आप उसको कर सकते हो, मतलब आपको उसको बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा। अब ये बहुत लॉजिकली समझ में आता है। सर 3000 का ही एसेट है और 300 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हैं, मतलब 2700 का ही एसेट हमारे पास बचा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्नीचर अकाउंट। लेकिन सम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहला आपको यह बताना है कि यहां पर आपके आएगा क्या। अब आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर है, अमाउंट इन रुपीज है, यहां पर आपका इनकम है और अमाउंट इन रुपीज है। सबसे पहले एक तो आपका डेप्रीसिएशन आएगा, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है, तो डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन कितना है? 150 जो हमने पहले चार्ज किया था, और अभी 300 जो हमने अभी चार्ज किया, टोटल 450 का आपका इस साल का डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस है। उसके बाद सर हम लोगों को लॉस हुआ था मशीन बेचने पे, लॉस ऑन मशीन बोल रहा है, फर्नीचर पे लॉस ऑन सेल कितने का, ऊपर हम लोग कैलकुलेट किए थे इसको। सर 850 रुपीज का आपका लॉस हुआ है, बस तो खत्म। यही है आपका क्वेश्चन, ये भी आपका एक्सट्रैक्ट है। इस तरीके से आपको लिख के बताना पड़ेगा कि हर आइटम को आप कैसे रिफ्लेक्ट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यही पूछा था आपने को कि अमाउंट कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेगा। ठीक है, तो ये बात देख लीजिए, कोई आप लोगों को कुछ नोट डाउन करना है तो कर लीजिए।
और जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, आप लोग ऐप के लिंक से ऐप डाउनलोड करके भी इन क्लास स्लाइड्स को स्टडी मटेरियल सेक्शन में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब फिर ये क्वेश्चन हो गया, आई होप आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज इसको रीड करिए एक बार। साथ में रीड करते हैं। दिल्ली यूथ क्लब हैज अ फर्नीचर वैल्यूड एट ₹2,20,000 एंड इट्स बुक वैल्यू, ये 31 मार्च का इसका बुक वैल्यू है, ₹2,20,000 का फर्नीचर का बुक वैल्यू है, मतलब आपके बुक्स में इतना दिख रहा है। इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर्स हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल of 20,000 एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर। जिस असेट का बुक वैल्यू ईयर की स्टार्टिंग में 20,000 रुपीज था, इन्होंने उस असेट को 31 दिसंबर को, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 महीने बाद 20% के लॉस में बेचा है। क्या बोला सर? जो असेट का वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग में 20,000 रुपीज का था, इन्होंने सेम असेट को 9 महीने के बाद 20% के लॉस में बेचा है। सर 20% लॉस कैसे निकलेगा? आप इस डेट का वैल्यू निकालो कि इस डेट को 31 दिसंबर 2017 को आपके इस असेट का वैल्यू क्या है। सर ये तो सेम ही रहेगा। अरे सेम कैसे होगा? 9 महीना अगर पास होगा, 9 मंथ्स अगर पास होगा तो डेप्रिसिएशन भी तो आएगा ना। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी इस असेट का वैल्यू बचे, उससे 20% कम में इन्होंने इस असेट को बेच दिया। करेंगे कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1,50,000 वॉज ऑल्सो परचेज ऑन 1 October 17। मतलब आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया है और हम लोगों ने शायद एक नया असेट खरीदा है 1,50,000 का 1 अक्टूबर को, तो आपको उसको भी अपने अकाउंट्स में लेना पड़ेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? आपको क्वेश्चन में बोल दिया फर्नीचर अकाउंट बनाने के लिए, तो हम लोग फर्नीचर का अकाउंट ही बना लेते हैं सीधा। फर्नीचर अकाउंट, आप डेट लिख लीजिएगा, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, एटलीस्ट इतना सा फॉर्मेट लिखते हुए सम करिएगा। डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है सर, उसके बाद सबसे पहला हमारे असेट का बुक वैल्यू है 2,20,000 का, तो उसको लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 को हमारे असेट का कुछ बुक वैल्यू है, टू बैलेंस BD ₹2,20,000। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कब असेट को सेल किया? 31 दिसंबर को। तो अगला डेट 31 दिसंबर आने वाला है, लेकिन इसको हम लोग इतना स्पीडली सॉल्व नहीं करेंगे। इसका हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। वर्किंग नोट, सबसे पहला, सर व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ असेट? प्लीज सब लोग रिस्पॉन्ड करिए। वैल्यू ऑफ असेट ऑन 1 अप्रैल 2017 कितना आएगा? प्लीज सोचिए आप लोग अपने अपने मन में, कितना आएगा? 1 अप्रैल 2017 को आपके एसेट का वैल्यू कितना आएगा? सर ये 20,000 है, लेस डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल। सेल के डेट तक डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कैलकुलेट कर लीजिए कितने मंथ्स के लिए आएगा? सर 9 मंथ्स के लिए आएगा। 20,000 का 10%, इसको अगर हम आप लोगों को करके दिखा देते हैं, 20,000 का 10% 9 मंथ्स के लिए, दैट विल कम अप टू 1,500 रुपीज, क्योंकि 10% 2,000 होता है, तो 1,500 मतलब 18,500 आपका फर्नीचर का वैल्यू है डेट ऑफ सेल को। जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन उसका वैल्यू 18,500 रुपए। तो दिस इज वैल्यू ऑफ असेट ऑन 31 दिसंबर 2017, 18,500। और आप इसको 20% के लॉस में बेच रहे हो।
मतलब कितने में बेच रहे हो पहले ये निकालो। व्हाट इज योर सेल्स वैल्यू? सर 18,500 का असेट है, 20% अगर कम में बेचेंगे मतलब 18,500 माइनस 20%, 18,500 माइनस 20% इज 14,800। आप इसको 14,800 में सेल कर रहे हो, मतलब आपको लॉस कितने का हुआ? 3,700 रुपीज का आपको लॉस हुआ है। देख लीजिए आराम से, कोई क्वेरी है तो आप लोग आराम से एक बार देख लो इसको, कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इस अकाउंट में प्लॉट करना है। सर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इस डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, कितने का? 1,500 रुपीज का। फिर हम लोगों ने सेम डेट पे कुछ सेल किया, इसका जर्नल एंट्री आप लोगों को बताया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो भाई कैश बैंक जो भी आपको लिखना है, कितने पैसे हम लोगों को मिल रहे हैं बेच के? सर 14,800। और हमारा लॉस कितने का है? ये भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 3,700 रुपीज का लॉस है अपना। डन, ये वाला पार्ट डन। अब आप इसका एक बार टोटल करके चेक करोगे कितना आता है, इन सारे को ऐड करके चेक करिए कितना आ रहा है। 1,500 प्लस 14,800 प्लस 3,700, सर 20,000। मतलब आपने सही किया है। आगे बढ़ते हैं। सर 1 अक्टूबर को हम लोगों ने एक असेट खरीदा भी था, टू बैंक 1,50,000 का हमने एक असेट परचेज किया था, तो 1,50,000। सर डेप्रिसिएशन का सम हमेशा ईयर को खत्म करके होता है, आप ये ईयर को एंड करो। सर ईयर एंड पे वापस से डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि हमारा सारा असेट खत्म नहीं हुआ है। हमारा ये 2 लाख रुपीस का असेट बचा हुआ है, क्योंकि बिका केवल 20,000 का है, 2 लाख कभी भी असेट है, तो 2 लाख का 10% कितना होता है? इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। पहला वाला ये 2 लाख का असेट है जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। सर कुछ मंथली होगा क्या? कुछ मंथली नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको साल भर यूज किया है। और उसके बाद 1,50,000 का 10%, लेकिन क्योंकि आपने इसको अक्टूबर में परचेज किया है तो आपने इसको केवल 6 मंथ्स के लिए यूज किया है। सर पहले वाले का वैल्यू 20,000, दूसरे वाले का 15,000 का आधा, 7.5, मतलब आपका टोटल डेप्रिसिएशन 27,500 का आ रहा है। जिन लोग को थोड़ा सा फास्ट लग रहा है प्लीज पॉज करिए, खुद से कैलकुलेशंस करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद बाई बैलेंस सीडी। अब आप इसका बैलेंस निकाल लो, कितना आ रहा है? 2,20,000 प्लस 150 माइनस 20,000 माइनस 27,500, 3,22,500। आपको क्वेश्चन में यही बनाने बोला था, फर्नीचर का अकाउंट। देख लीजिए यही बोला था क्वेश्चन में, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, तो हमने फर्नीचर अकाउंट बना दिया। अगर आपको पूछता कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल के बताओ, तो आप क्या करते? दोनों डेप्रिसिएशन को डाल देते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और इस लॉस को भी डाल देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंस हम लोग को केवल फर्नीचर अकाउंट बनाने बोला था, तो हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ठीक है, हो गया। वापस बोल रहे हैं किसी का कोई भी अगर क्वेरी होता है आप लोग का, तो प्लीज नीचे नंबर है, आप लोग उस नंबर पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। और जो लोग ऐप से कर रहे हैं तो वो लोग तो ऐप में डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आइटम ऑफ एक्सपेंस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड। कभी कभी क्या होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक किसी काम के लिए फंड दिया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक किसी काम के लिए फंड दिया जाता है। जब भी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई काम, कोई पैसा स्पेसिफिक काम के लिए मिले, वो फंड उनके लिए इनकम नहीं होता है बल्कि लाइबिलिटी हो जाता है, या आप रिजर्व्स बोल सकते हो एक तरीके से, क्योंकि आपको उन पैसों को केवल उस काम के लिए ही खर्चा करना है।
अगर हम आपको कोई पैसा एक स्पेसिफिक काम के लिए दे कि चाहे ये पैसा लो, एक काम करो, इससे फर्नीचर लेके आ जाओ, तो आप उस पैसे को कोई और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो। और जब तक वो पैसा यूज ना हो तब तक वो आपके लिए लाइबिलिटी है, आपके बैलेंस शीट में आएगा वो आइटम, वो इनकम नहीं है, आप उससे कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं और आपको बताना है हाउ विल द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। 3 आइटम आपको लिख के दिया है। सर एक ना टूर्नामेंट फंड है, हमारे पास कुछ फंड पड़ा हुआ है 50,000 रुपीज का, पहले से हमने, मान लीजिए हम लोग रेगुलर टूर्नामेंट कराते हैं, मान लीजिए एक स्पोर्ट्स क्लब है और वो लोग फ्रीक्वेंटली टूर्नामेंट कराते हैं, तो टूर्नामेंट को फंड करने के लिए, उसके एक्सपेंस को मीट करने के लिए ये लोग शायद एक टूर्नामेंट फंड बनाते हैं। तो इनके पास 50,000 का टूर्नामेंट फंड पड़ा हुआ है। आप सोच के देखिए कि कहाँ दिख रहा होगा, फंड है, रिजर्व टाइप का चीज है, मतलब ये आपके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। हाँ, फिर इस साल हम लोगों ने 15,000 रुपीज का टूर्नामेंट में कोई खर्चा किया। टूर्नामेंट हुआ तो मान लीजिए ग्राउंड को अपकीप कराने के लिए, ग्राउंड लेवलिंग कराने के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल का, ऐसा कुछ हमारा 15,000 का खर्चा लगा है। और उस टूर्नामेंट को कराने से हमको 20,000 रुपीज का रिसीट भी हुआ है। मान लीजिए हम लोगों ने इस टूर्नामेंट में कोई टिकट वगैरह रख दिया होगा, कोई एंट्रेंस फीस रख दिया होगा कि अगर आपको इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सो एंड सो एक्स अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। उनसे हमारा कुछ कलेक्शन भी आया है। सर 20,000 का कलेक्शन, 15,000 रुपीज का एक्सपेंस, नेट अगर आप करो तो इस टूर्नामेंट से आपको 5,000 रुपए का फायदा हुआ है, पैसा बच गया। आप क्या करोगे इस पैसे को, कहां डालोगे? सर इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट का पैसा बचा हुआ है, हम लोग इस पैसे को इस फंड में ऐड कर देंगे। हम लोग ऐसा मानेंगे कि हमारा टूर्नामेंट फंड अब बड़ा हो चुका है, इट इज इंक्रीज्ड। पहले केवल 50,000 रुपीज था, हम लोगों ने जो 5,000 बचाया टूर्नामेंट करा के, उस 5,000 को हम लोग इस फंड में ऐड कर देंगे। सर ये दिखेगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे और ये भी ऑब्वियसली एक एक्सट्रैक्ट होने वाला है। कब बना रहे हैं हम लोग? डेट वगैरह कुछ नहीं दिया, तो एक बार हम लोग केवल एक बैलेंस शीट ही बनाते हैं। एज ऑन क्या है अपने को नहीं पता, आप लिख दीजिएगा एज ऑन डॉट डॉट डॉट, आपको नहीं पता क्योंकि, अच्छा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा है? चलिए सर, हमारा ना एक टूर्नामेंट फंड है, ₹50,000 का, ये हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है। ठीक है सर, कुछ ना हमको इस साल फंड में पैसा मिला, जो रिसीट हुआ, कितना हम लोगों को मिला? 20,000 रुपीज। और हम लोगों ने टूर्नामेंट का एक्सपेंस भी किया, 15,000 रुपीज का। सर हमारे फंड में 5,000 रुपया ऐड हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 5,000 रुपया बचा लिया। देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी, आप लोग आराम से 2 मिनट टाइम लेके इसको देख लो। देख लिया आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ आर द फॉलोइंग केसेस डेल्ट विथ। आपको 2 केस दिया है, केस 1 केस 2, दोनों इंडिपेंडेंट केसेस है। पहले इसको छोड़िए, केस 1 के बारे में बात करिए। सर हम लोग का ना कुछ प्राइस फंड है 5,000 का। सर ये फंड हम लोग प्राइस देने के लिए शायद मेंटेन कर रहे हैं, मतलब इस फंड का एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक स्पेसिफिक यूज है। क्या यूज है? प्राइस देना। मतलब सर इसमें प्राइस के लिए ही पैसा आ सकता है और प्राइस के लिए ही इससे पैसा निकल सकता है। मान लीजिए हम लोगों को डोनेशन मिलता है प्राइस के लिए,
तो वो इसमें आएगा, हम लोग कुछ प्राइस देते हैं तो वो इससे माइनस होगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन पढ़िए। सर प्राइस फंड है हमारे पास 5000 का और हमने प्राइस पे किया है 1200 रुपीज का। हमारा कुछ मैच का एक्सपेंस भी हुआ है 1500 रुपए का। क्वेश्चन ये है कि सर ये प्राइस फंड कहां जाएगा या कहां दिख रहा होगा। द आंसर इज सर क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, ये आपके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। और सर ये जो प्राइस पेड है ना, ये इस अमाउंट से लेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए आप लोग क्वेश्चन में आइए, अपने कॉपी में आइए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाइए बैलेंस शीट का। ठीक है, सबसे पहला सर ये अमाउंट क्या दिया हम लोगों को, प्राइस फंड, तो ये आपके लाइबिलिटी साइड में आएगा। प्राइस फंड कितने का है, 5000 का। और इस फंड से हम लोगों ने कुछ एक्सपेंस पे किए हैं। हम लोगों ने एक्चुअली कुछ प्राइस पे किया होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने 1200 रुपया खर्चा किया, तो वो इसी फंड से माइनस होना चाहिए, क्योंकि इस फंड को बनाने का ऑब्जेक्टिव ही था प्राइस को पे करना। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर 3800 आपके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा इन द नेम ऑफ प्राइस फंड। तो सर ये मैच एक्सपेंस को माइनस नहीं करेंगे क्या, ये तो अलग नेचर का है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ तो वो आपके डेबिट साइड में दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखेगा। तो एक बार हम लोग नोट ही लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाउ डेल्ट बोला है, तो एक तो हम लोग लिख के दिखा दिए पहला वाला पार्ट, ये दो आइटम कैसे डील होगा। सेकेंड आइटम कैसे डील होगा, द मैच एक्सपेंस, या क्या बोला, मैच एक्सपेंस, यस, द मैच एक्सपेंस ऑफ रुपीज कितने का है सर, 1500 रुपीज का, और 1500 शैल बी ट्रांसफर्ड या शैल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है आप लोगों का क्वेश्चन, ये आपका केस 1 था। नेक्स्ट केस 2 में आते हैं। सर आपका ना कुछ मैच फंड है 10,000 का, कुछ हमने मैच पे एक्सपेंस किया, ठीक है। सर हम लोगों ने ना मैच फंड का कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद के रखा है 6000 का, समझाते हैं इसको, वेट करिएगा 2 मिनट। और इस इन्वेस्टमेंट पे हम लोगों को 300 रुपीज का इंटरेस्ट भी मिला है। हम लोगों ने कुछ प्राइस पे किया 1900। तो देखिए प्राइस तो एकदम अलग ही आइटम है, बाकी सारा मैच रिलेटेड था, तो इसके बारे में हम लोग को एक तरीके से सोचना है और प्राइस के बारे में अलग तरीके से सोचना है। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करते करते समझाते हैं आप लोग को, आराम से देखिएगा, पहले उसके बाद कॉपी करिएगा। एक आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक आपको यहां पर बैलेंस शीट दिया हुआ है, और ये भी ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 10,000 रुपीज का आपका मैच फंड है, तो आप यहां पे लिखिए मैच फंड लाइबिलिटी साइड में कितने का है, 10,000 का। सर इससे ना हम लोगों ने कुछ एक्सपेंस पे किया है, मैच एक्सपेंस ऑफ ₹3,500, ठीक है। सर यहां तक तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो इन्वेस्टमेंट क्योंकि असेट है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इसमें टिपिकल क्वेश्चन या डाउट जनरली स्टूडेंट्स का आता है कि
ये 6000 इससे माइनस नहीं होगा क्या? समझाते हैं आप लोग को, 2 मिनट का पेशेंस रखिएगा, समझाते हैं इसको। सर इस इन्वेस्टमेंट पे हम लोगों को 300 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। सर वो ना यहां पर ऐड होगा, वो आपका इनकम नहीं है, वो मैच फंड में ही ऐड होगा। 1 मिनट रुके, लॉजिक बताते हैं इसके पीछे का। देखिए, आपने मैच फंड क्यों बनाया था? ताकि आप मैच के एक्सपेंसेस को बियर कर सको। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा आइडल पड़ा था, आपने क्या सोचा, एक काम करते हैं ना, इससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ पैसा आएगा तो उससे हम लोग अपने हमारा फंड इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पे आने वाले इनकम को हम लोग मैच फंड में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव ही शायद यही होगा कि हमारा मैच फंड इंक्रीज हो सके, मैच फंड का अमाउंट बढ़ सके। सर ये यहां पर खत्म हो जाता है, ये यहां पर खत्म हो गया, लेकिन ये सम खत्म नहीं है, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है आप लोग के साथ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यार आपका 6800, ठीक है। अच्छा, एक और सेकंड पार्ट, सर ये प्राइस पेड कहां पे दिखेगा? सर क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक फंड के लिए नहीं था, तो आप क्या लिखोगे, प्राइस पेड शैल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब एक बात आप लोग से जनरल करते हैं कि ये जो मैच इन्वेस्टमेंट है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट मैच फंड के पैसे से ही निकला होगा, तो सर आप ये 6000 को यहां पे लेस क्यों नहीं किए? अब आप इसका लॉजिक समझिएगा। एक अलग से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 साल के बाद, आज से 2 साल के बाद आपको एक मोबाइल परचेज करना है। आप सोच रहे हो ना कि मेरे को आज से ईयर एंड के बाद 2 साल के बाद 24,000 रुपीज का मोबाइल परचेज करना है। हम हर मंथ अगर 1000 रुपीज को अलग करें, एक रिजर्व बनाए, पूल बनाए, तो 2 साल के बाद 24,000 जमा हो जाएगा और हम उससे अपना मोबाइल खरीद पाएंगे। आपने क्या किया, कैश अलग करना चालू कर दिया, आपने एक फंड बनाया, उसमें पैसा डालना चालू कर दिया। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, कैश टू मोबाइल फंड, कैश टू मोबाइल फंड। तो मोबाइल फंड क्योंकि आपका रिजर्व है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा आपके बैलेंस शीट में। मान लीजिए अभी तक आप 6000 रुपया डाल चुके हो, आपने हर 6 मंथ्स ऐसा एंट्री किया, मोबाइल फंड टू कैश, मोबाइल फंड टू कैश, मोबाइल फंड टू कैश, और आपका 6000 रुपया मोबाइल फंड जमा हो चुका है। और सिमिलरली आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में 6000 कैश भी आ गया। अब आप क्या सोचते हो कि सर ये ना 2 साल के बाद केवल मोबाइल का तो पैसा नहीं चाहिए, हमको तो टेम्पर ग्लास भी लगवाना है, मोबाइल का एक अच्छा सा कवर भी लेना है, तो मेरा 24,000 में काम नहीं होगा, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो एक काम करिए ना, इसका कुछ पैसा इसको इन्वेस्ट कर दीजिए, इसको घर में आइडल रख के क्या होगा, इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। आप क्या सोचते हो कि सर हम ना इससे एक इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं। जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू कैश। आपने क्या सोचा कि सर इस 6000 का एक इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो आपका कैश जीरो हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 6000 रुपया पहले से कैश था ना, लेस आपने इन्वेस्टमेंट मान लीजिए खरीद लिया 6000 का। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो आपके मोबाइल फंड आपका जीरो हो जाएगा। अरे क्योंकि अकाउंट्स का तो 2 एस्पेक्ट है ना, आपके पास कैश भी तो है। आप जर्नल एंट्री के हिसाब से सोचो, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, तो इससे जो इनकम आएगा वो आपको नहीं लगता है। अच्छा, इससे इनकम क्या आएगा, इसका जर्नल एंट्री सोचिए। इनकम जो आएगा, इंटरेस्ट और कैश अकाउंट डेबिट। अगर मान लीजिए इस इन्वेस्टमेंट पे आपको 600 रुपए का इंटरेस्ट आता है, तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, सर कैश टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर कैश तो आपके यहां पे ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट, लेकिन ये जो इनकम है ये कहां जाएगा, मोबाइल फंड में। क्यों? क्योंकि आपका ये जो इनकम है ये मोबाइल फंड से निकाले हुए इन्वेस्टमेंट से ही आ रहे हैं, तो ये मोबाइल फंड में ऐड हो जाना चाहिए। तो ये आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी तक कि ये 6000 को यहां से हम लोग माइनस क्यों नहीं किए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम लोग इसको एक्स्ट्रा क्लासेस में कर रहे हैं इसलिए हम लोग क्लासेस के ड्यूरेशन को बहुत शॉर्ट रख रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर अंदर इन क्लासेस को खत्म कर दे। और आप लोग का 2 क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। ये 2 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। होमवर्क को जरूर से करिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक चालू कर सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।